हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह। और आज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक रोड जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें आज कैलकुलेट करना है। सर ये तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। अगर हमें ये बताया जाए कि कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें तीन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से, रिंग के कारण कैलकुलेट करना है। एक तो हमें उस रिंग के एक्सिस पर कैलकुलेट करना है, दूसरा उस रिंग के एग्जैक्ट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और तीसरा उस रिंग से लॉन्ग डिस्टेंस पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। एक चार्ज्ड रिंग के एक्सिस पर उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका फॉर्मूला अभी हमें डेरिवेशन के थ्रू निकालना है। तो यहां पर मैंने एक रिंग बना रखी है, ये एक मैंने रिंग बना रखी है, ये बन गई रिंग। इस रिंग के ऊपर मैंने प्लस लेमडा की लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। मतलब इसका यह होता है कि इस रिंग के पूरे सरकमफेरेंस पर मैंने प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। प्लस लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। चार्ज है इसके ऊपर प्लस क्यू, डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है? इसका पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर रिंग का। ये रिंग है, इसकी रेडियस है आर, ये पॉइंट ओ इसका सेंटर है, और ये रेडियस कितनी है? आर। इसके ऊपर मैंने कंटिन्यूअस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। चार्ज को मैंने इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज को मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इस तरह से करके ये चार्ज मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इस रिंग से इसके एक्सिस पर ही एक्स डिस्टेंस दूर प्रेजेंट किसी पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस रिंग के कारण। तो वो कितना आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे? क्या ये रिंग एक पॉइंट चार्ज है? नहीं सर, पॉइंट चार्ज तो नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज होती तो मैं इससे आर सेपरेशन दूर किसी पॉइंट पी पर के क्यू बाई आर स्क्वायर करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देता। फिर सर मैं ये आपसे नहीं पूछता, इतना बेसिक तो मुझे भी पता है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रिंग तो एक बड़ा चार्ज है, देख लो रिंग तो एक बड़ा चार्ज है 2 पाई आर जिसका सरकमफेरेंस है। ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर करके तो नहीं निकाल सकते। तो फिर हम क्या करेंगे सर, अब हमको तरीका पता है। हमने पिछले 2 लेक्चर देखे हैं, हमें पता है कि अगर हमें बड़ा चार्ज इस तरह से दिखे, नॉन पॉइंट चार्ज दिखे, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट कट कर लेंगे। हर एक एलिमेंट की वजह से हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करेंगे, और सारे स्मॉल एलिमेंट जितने भी इस रिंग के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, उनको आपस में ऐड करेंगे इंटीग्रेशन की मदद से, और उनको ऐड करके इस पॉइंट पी पर पूरी रिंग की वजह से या फिर पूरे स्ट्रक्चर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। ये तरीका अब हमें पता है। तो तरीका पता है तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस रिंग पर एक इतना छोटा सा एलिमेंट कट कर लेता हूं। इस रिंग का छोटा सा एलिमेंट मैंने कट कर लिया। पूरी रिंग पर चार्ज कितना है? प्लस 2। तो इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज मैंने मान लिया है प्लस डी। छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना है? प्लस डी क्यू। और इसकी लेंथ कितनी है? पूरी जो रिंग है इसकी लेंथ है, इसका सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर। और ये जो छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया है इसकी लेंथ कितनी है? मैंने अज्यूम कर ली डीएक्स। डीएक्स लेंथ और प्लस डी क्यू चार्ज का इतना छोटा सा एक एलिमेंट मैंने ले रखा है। ठीक है, अब ये जो आपको छोटा सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये क्या एक स्मॉल पॉइंट चार्ज है? हाँ सर, ये एक पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस डी क्यू। इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पी पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये जो प्लस डी क्यू चार्ज है, ये इस पॉइंट पी पर इस तरीके से अपने से दूर, अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, स्मॉल डीई इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पॉइंट पी से इस स्मॉल डी क्यू चार्ज की सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है, मुझे नहीं पता, तो मैं एक बार अज्यूम कर लेता हूं आर। कितना सेपरेशन है? आर। मैं अज्यूम एक बार के लिए कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है, कितना? डीई। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? डीई। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपको पॉइंट पी दिखाई दे रहा है, ये इसकी एक्सिस पर है। इस एक्सिस वाली लाइन और इस सेपरेशन वाली लाइन के बीच में एंगल हम अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, कितना है? थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा एंगल है। यही सेम काम नीचे होगा। अच्छा पहले आप मेरे को ये बताओ, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल एलिमेंटल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना आएगा? के। उसके बाद में चार्ज लिखा हमने डी क्यू, फिर सेपरेशन कितना है इनके बीच में? आर। तो आर का मैंने कर दिया स्क्वायर। ये हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर।
इसी तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट्स हमें कट करते रहने हैं पूरे रिंग के अंदर। तो मान लो मैं यहां पर भी एक एलिमेंट कट कर लेता हूं। ये मैंने इतना सा और एलिमेंट कट कर लिया जिसकी लेंथ वही dx है, चार्ज इसका वही प्लस dq है। इससे r सेपरेशन दूर, यहां ये मैंने एक r सेपरेशन ले लिया, r सेपरेशन दूर पॉइंट P पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड dE बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया? dE बन गया। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो इसके ठीक सामने एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो इसके ठीक सामने एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और ये जो एंगल है इसके साथ में जो कंपोनेंट आता है वो क्या होता है? कोस थीटा वाला कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ चुका है dE कोस थीटा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। और जहां एंगल नहीं है वहां क्या कंपोनेंट आएगा इस तरफ? वो आ जाएगा dE साइन थीटा। आ गया समझ में? कंपोनेंट लेने आते हैं? हाँ सर कंपोनेंट लेने आते हैं। नहीं भी आते हैं तो मैंने अब आपको सिखा दिए, 2 लेक्चर से कंटिन्यूअस हम यही सब पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो इस स्मॉल एलिमेंटल चार्ज की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके हमने कंपोनेंट भी ले लिए। नीचे की तरफ सेम टू सेम इसके जैसे हमने ऊपर ले रखा है एलिमेंट, इसी तरीके से मैंने नीचे भी सेम टू सेम एक एलिमेंटल चार्ज ले रखा है, तो इसकी वजह से भी इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। इसके भी हमें कंपोनेंट करने हैं। अगर ये वाले इस लाइन से, एक्सिस वाले लाइन से इस सेपरेशन आर का क्या है? एंगल थीटा है। तो इसी तरीके का एलिमेंट मैंने नीचे ले रखा है, इसका भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इस एंगल के ठीक सामने ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये भी कितना है? थीटा। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड डी, इस नीचे वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी, इसके भी 2 कंपोनेंट कर सकते हो। एक इस एंगल के साथ में कंपोनेंट आएगा डीई कोस थीटा, और एक इधर ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा। इसी तरीके से जैसे हमने ये 2 कंपोनेंट लिए, 2 छोटे छोटे एलिमेंट लिए हैं जिनकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है स्मॉल डीई, इसी तरीके से हमको पूरे रिंग के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट लेते रहना है, छोटे छोटे एलिमेंट लेते रहना है। और आप ध्यान से देखो, ये रिंग ऐसी नहीं है, ये रिंग अगर आप 3D में अज्यूम करो तो ऐसी है, ये रिंग कुछ ऐसी है, और इससे दूर कहीं यहां पर कोई पॉइंट है एक्स से डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है पी, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस पूरी रिंग के अंदर मैं छोटे छोटे एलिमेंट कट कर सकता हूं, हर एक एलिमेंट की वजह से मैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल निकाल सकता हूं डीई, हर एक एलिमेंट की वजह से। और पूरी रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट बचे हैं, जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं पूरी रिंग के अंदर, जैसे यहां पर मैं एक एलिमेंट ले सकता हूं, यहां पर मैं एलिमेंट ले सकता हूं, ये भी यहां से मान लो आर सेपरेशन पर है, एंगल कितना? थीटा है। इसी तरीके से इसके कंपोनेंट बनेंगे। यही सेम काम मैं नीचे की तरफ कर लूंगा, यहां पर कोई एक एलिमेंट लेकर। इसी तरीके से मैं रिंग में यहां पर भी एलिमेंट ले सकता हूं, यहां पर भी एलिमेंट ले सकता हूं, यहां पर भी एलिमेंट ले सकता हूं, कहीं पर भी पूरी रिंग के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं? एलिमेंट। तो मैं इस रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हर जगह पर छोटे छोटे एलिमेंट लूंगा। हर एक एलिमेंट की वजह से मैं एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखूंगा पॉइंट पी पर। कुछ आएगी एक्स एक्सिस में डी कोस थीटा वाले कंपोनेंट, कुछ आएंगे वाई एक्सिस में डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट। आप ध्यान से देखो तो मैं इस रिंग के 2 हिस्से कर सकता हूं, इस सेंटर वाले जगह से, सेंटर वाली जगह से मैं इस रिंग के 2 हिस्से कर सकता हूं। एक इस सेंटर से ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से करके, इस तरीके से करके आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से करके, और एक इस सेंटर से नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाले हिस्से की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ये इस तरफ आएंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंटल इधर आएगा। हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा, ये डीई। और इस डी के हम 2 कंपोनेंट करेंगे, एक कोस थीटा वाला, एक साइन थीटा वाला। और नीचे की तरफ आपको जो नीचे की तरफ आपको जितना भी पोर्शन इस रिंग का दिखाई दे रहा है इस तरह से करके, जितना भी पोर्शन आपको इस रिंग का दिखाई दे रहा है इस तरह से करके, इसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट लेंगे हर एक एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा। इसके भी हम 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कोस थीटा, एक साइन थीटा। ठीक है, पूरी रिंग की वजह से जितने एलिमेंट ऊपर बने हैं उतने एलिमेंट नीचे बनेंगे, हर एक की वजह से जितना कोस थीटा ऊपर वाले जो पोर्शन है इसकी वजह से है उतना ही नीचे वाले पोर्शन की वजह से है, जितना साइन थीटा ऊपर वाले पोर्शन की वजह से यहाँ पर आया है उतना ही साइन थीटा यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन की वजह से आया है। ठीक, अब आप देखो ये साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो हमें वाई डायरेक्शन के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, ई वाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा? एक्स एक्सिस के अंदर हमको मिलेगा। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा? एक्स एक्सिस के अंदर मिलेगा। इतना समझ में आया? हाँ सर इतना समझ में आ गया। तो अब देखो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल सकते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से कितना होगा? एक की वजह से ई वाई, ई वाई कितना हो जाएगा? एक की वजह से डी ई वाई हम बोलेंगे। डी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट कितना है? डी ई कोस थीटा, कोस थीटा। ये तो किसी एक एलिमेंट की वजह से है, किसी एक एलिमेंट की वजह से। अगर हर एक एलिमेंट की वजह से वाई एक्सिस के अंदर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई नेट वाई, तो वो कितना हो जाएगा? इस
वाई एक्सिस के अंदर एक चार्ज की वजह, एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है डी वाई इक्वल टू डी कोस थीटा। सारे चार्ज की वजह से कैसे निकालेंगे, हर एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से जितना आ रहा है उन सब का आप क्या कर दोगे, उन सब का आप इंटीग्रेशन की मदद से उन सबको आप ऐड कर दोगे। तो इंटीग्रेशन की मदद से मैंने सारे डी वाई को आपस में ऐड कर दिया। मतलब अगर हमें ई नेट वाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी डी कोस थीटा वाले कंपोनेंट है इन सब को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन की मदद से आपस में ऐड कर देंगे। एडिशन इंटीग्रेशन की मदद से किया जाता है इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का। ई नेट वाई बोलो या फिर सीधा ई नेट बोल दो, एक ही बात है। सॉरी, ई नेट एक्स बोलो, एक्स एक्स है ये, वाई नहीं है। ई नेट एक्स बोलो या फिर सीधा ई नेट बोल दो, दोनों एक ही बात होती है, बिकॉज वाई एक्सिस के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। वाई एक्सिस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अंदर है। तो हम बोलेंगे ई नेट इक्वल टू, अब आप इस डी चार्ज की, डी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो। डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, साथ में आपने लिखा कोस थीटा, और आप क्या कर दोगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल जाएगी। इतना समझ में आया? हाँ सर, इतना समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पर स्पेस बनाकर अब आगे का पोर्शन हम लिखते हैं। सबको मिटा देते हैं। अब ये रिंग हमने यहाँ पर रख रखी है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, ई नेट इक्वल टू के डी क्यू आर स्क्वायर कोस थीटा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें लेना है। अब हम एक काम करें, यहां पर ये जो डी क्यू है ना, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? अब एक मेरे को एक बात बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको कितनी बताई है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है सर चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। रिंग की लेंथ कितनी है, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट के लिए आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछूं तो वो कितना आएगा? स्मॉल एलिमेंट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ dx, इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ dx। अब मैं इस dx को इस तरफ भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dq चार्ज इक्वल टू लेमडा dx मिल जाएगा। देखो ना, dx को इधर भेजेंगे लेमडा dx। अब मैं इस लेमडा की वैल्यू यहां से पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा dq इक्वल टू q बाई 2 पाई r डॉट dx। ये मुझे dq की वैल्यू मिल गई है, तो मैं इस dq की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, यहां पर मैं इसको पुट कर देता हूं। ये मुझे मिला इंटीग्रेशन के क्यू बाई 2 पाई आर, यहां पर ये आर स्क्वायर पहले से पढ़ा ही था, ये देखो, बाई 2 पाई आर डॉट डीएक्स, और साथ में कोस थीटा तो है। एक काम करते हैं, यहां पर ये स्पेस, चलो यहां पर इसको लिख देते हैं डॉट डीएक्स, साथ में हमने लिखा कोस थीटा। इतना समझ में आया? हाँ सर, इतना समझ में आ गया। तो ये जो हमने नीचे जितना भी काम किया एक्स्ट्रा वर्क, इसको मैं मिटाता हूँ, स्पेस की बड़ी जरूरत पड़ेगी ना अभी हमें। तो अब आगे अपना काम हम करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालने का। जो कांस्टेंट है मैं उनको अब बाहर लेकर आ जाऊं, मैं के को बाहर लेकर आ गया, क्यू को बाहर लेकर आ गया, आर स्क्वायर को बाहर लेकर आ गया, साथ में ये जो 2 पाई आर है इसको भी मैं बाहर लेकर आ गया, ये भी कांस्टेंट है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कोस थीटा है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? देख लो, एंगल दोनों तरफ से थीटा ही है, इसके अंदर हमें कहीं से कहीं तक लेकर नहीं जाना, कहीं से भी हमें इंटीग्रेशन नहीं करना, तो कोस थीटा को भी मैं बाहर लेकर आ गया। तो हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, इसे dx को, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमें इंटीग्रेट किसको करना है, इसे dx को इंटीग्रेट यहाँ पर करना है। किसे करना है इंटीग्रेट? इसे dx को हमें इंटीग्रेट करना है। ये हमने अंदर ही रखा। कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेट? ये dx क्या है, लेंथ है, क्या है, किसी एक एलिमेंट की लेंथ है। और हमें किसको करना, और हमें कहां तक करना है इंटीग्रेट? हमें करना है इस पूरी रिंग को इंटीग्रेट। रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक पूरी की पूरी रिंग को हमें क्या करना है, ऐड करना है। पूरी रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट है dx के, इन सबको आपस में ऐड करना है। ये dx का एक एलिमेंट है, इंटीग्रेशन मतलब हर एक एलिमेंट को हमें ऐड करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक। रिंग का पूरा सरकमफेरेंस, इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। तो हम रिंग के 0 पॉइंट से लेकर 2 पाई आर तक पूरी रिंग को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ई नेट इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, चलो 2 पाई आर पहले लिखते हैं, 2 पाई आर पहले लिखते हैं, ठीक है। और ये जो आर स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू अब हमें लिखनी है, अब हमें लिखनी है। ये आर स्क्वायर बताओ तो कितना आएगा? यहां पर आप ध्यान से देखो, ये है आर, ये नीचे आपको एक्सिस वाला पॉइंट एक्स दिखाई दे रहा है, एक्सिस वाला सेपरेशन एक्स दिखाई दे रहा है, साथ में ये आपको रेडियस आर दिखाई दे रही होगी, ये एंगल यहाँ पर थीटा है। आप यहां से क्या आर निकाल सकते हो? ये तो सर हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप इसे यहाँ पर पुट कर दो, इसे आप यहाँ पर पुट कर दो, तो आप आर स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको इतना समझ में है? हाँ सर इतना समझ में आ गया। साथ में ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोस थीटा दिखाई दे रहा है। कोस थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है। कोस थीटा बताओ यहाँ से क्या आएगा, कोस थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल से कोस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x डिवाइडेड बाई ये r की आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप ये यहाँ पर पुट करोगे x बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप यहाँ पर रखो। साथ में आपको क्या करना है, अच्छा इस जीरो को मैं थोड़ा ऊपर यहाँ पर लिखता हूँ। साथ में अब आपको इस इंटीग्रेशन की भी वैल्यू लिखनी है। जब आप dx को इंटीग्रेट करोगे, dx को आप इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना बचेगा, x बचेगा, और x के अंदर आपको 0 से लेकर 2 पाई r तक फिर वैल्यू पुट करनी है। 0 पुट करने पर तो 0 ही आएगा, 2 पाई r पुट करने पर x की जगह 2 पाई r आ जाएगा, हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2 पाई r इसका इंटीग्रेशन। ये 2 पाई r इस 2 पाई r को कट कर देगा, ये 2 पाई r इसको कट कर देगा, काम थोड़ा आसान हो गया। अब बताओ यहाँ पर हमारे पास क्या कुछ बचा है, क्या कुछ बचा है, ये कोस थीटा वाला एक्स्ट्रा वर्क मिटाते हैं। अब बताओ हमारे पास यहाँ पर क्या कुछ बचा है, ई नेट इक्वल टू के बचा है, क्यू बचा है, साथ में यहाँ पर एक्स बचा है, ऊपर इतना ही पोर्शन बचा है, नीचे ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो साथ में मैंने पावर लगा दिया 1, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट को मैं इसकी पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। एक तरफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, और साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो जब आप दो एक जैसे टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उनकी आप जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है, जो कि है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया? हाँ सर ये समझ में मेरे को आ गया। अब बोलो समझ में आ गया बढ़िया से? ये हमने यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला इस रिंग के लिए इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट कर लिया है। आ गया बढ़िया से समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा अब मैं अगर आपको इसके सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोलूं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0। कैसे, क्यों आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0? देखो ना यहाँ पर ये जो सेपरेशन आपको x दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सेंटर पर आएंगे तो ये जो सेपरेशन है इस पॉइंट P का, ये जो पॉइंट P और ये जो आपको सेंटर वाला पॉइंट O दिखाई दे रहा है, इसका सेपरेशन कितना है x। अगर हम सेंटर पर आ जाएंगे तो ये पॉइंट P मतलब सेंटर पर आ चुका है, तो आपको O और P के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं दिखेगा। ये x से कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अगर x 0 हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अंदर हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ सेंटर नहीं, हमें एक काम करना है, सेंटर के अलावा लार्ज डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो इसको मिटाता हूं मैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर कितनी मिली, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी मिली, वो मिली है 0। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ये जो आपको x दिखाई दे रहा है, ये r से क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो। x जो है वो r से क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो। x r से बहुत ज्यादा बड़ा हो, तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आप देखो E नेट इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय ये x आपने लिखा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। जब आप x को r से बहुत बड़ा बोल दोगे तो ये r क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। r और आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो x बहुत बड़ा है r से, तो आपने x की वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर दोगे, और r का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दोनों आपस में जब ऐड हो रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं इसको लिखूं चाहे ना लिखूं। तो मैंने सीधा लिखा एक्स स्क्वायर, और साथ में इसकी पावर क्या है, 3/2। ये 2 को कट कर देगा और आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा x क्यूब बाई एक्स। ये क्यूब इस एक x को कट कर देगा और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, के क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। ये हमें लॉन्ग
डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और अगर मैं x को इनफाइनाइट बोल दूं तो मतलब इस सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, तो हम करेंगे E नेट इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस पर ये सेपरेशन कितना, हमने x बोला। अगर ये x इनफाइनाइट हो जा रहा है तो मैं इनफाइनाइट का स्क्वायर करूंगा। किसी भी नंबर को हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 0। मतलब ये जो आपको चार्ज रिंग दिखाई दे रही है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसके सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इनफाइनाइट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। लॉन्ग डिस्टेंस पर कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय ये सेपरेशन एक्सिस वाला जो है x इसका स्क्वायर, और इसकी एक्सिस पर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतना सब कुछ हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग के बारे में। अब हमें एक और छोटा सा केस पढ़ना है। पहले इसको लिख लो, आप इसको लिख लो, इसके अंदर जो भी नोट करना है या फिर जो कुछ मैंने मिटाया वो लिखना है, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे लेकर लेक्चर को आप देख सकते हो। ठीक है, लिख लिया इतना, मिटा दो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला एक्सिस पर, ये कब मैक्सिमम होगा, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। अब अगला टॉपिक है पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, मैक्सिमम। मतलब यहां पर हमें मैक्सिमा की कंडीशन लगानी है, मैक्सिमा की कंडीशन लगानी है, मैक्सिमा की कंडीशन लगानी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, मैक्सिमम। और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है कि जो भी टर्म को हमें मैक्सिमम करना है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0। जो भी टर्म को हमें मैक्सिमम करना है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड को करना था मैक्सिमम, जो कि कितनी है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको जब हमें मैक्सिमम करना है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो हमने लिखा डी बाई डी एक्स, इसको हमें कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यानी इस पूरे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। जो कांस्टेंट टर्म है उनको तो आप बाहर रख लो और जो कांस्टेंट नहीं है उनका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो हमने के और क्यू को बाहर रख लिया बिकॉज ये क्या है, कांस्टेंट है। एक्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स को हमने अंदर रखा एक, तो साथ में हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को भी अंदर ही रखा है बिकॉज ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। एक काम करते हैं, ब्रैकेट इसके पूरे के बाहर लगाते हैं। हाँ, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और ये क्या आपको u बाई वी मेथड की तरह नहीं लग रहा है। देख लो, एक टर्म को हमने बोल दिया u, एक टर्म को हमने बोल दिया क्या, v। ये आपको u बाई वी मेथड की तरह लगेगा। और u बाई वी मेथड डिफरेंशिएशन का क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है। बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा डिफरेंशिएशन इन डिटेल हर एक टॉपिक को कवर करते हुए मैंने आपको समझा रखा है। उसको समझोगे तो डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो नहीं समझना है, सिर्फ u बाई वी मेथड अभी मेरे से समझना है, तो अभी हम सीख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है u बाई वी मेथड। जब आप u बाई वी मेथड का डिफरेंशिएशन करोगे, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करोगे, सबसे पहले जो v वाली टर्म है उसका आपको स्क्वायर कर देना है, डिवाइडेड बाई में इसका आपको स्क्वायर कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको v du बाई dx करना है माइनस u dv बाई dx करना है। ये आपको uv मेथड से डिफरेंशिएशन करने का तरीका मिला। ये होता है uv मेथड से डिफरेंशिएशन करने का तरीका। ये अभी हमें करना है। हमने बोला ये जो ऊपर वाले टर्म आपको दिखाई दे रही है ये हमने u मान ली है, और नीचे जो टर्म आपको दिखाई दे रही है इसको हमने क्या कर लिया, v मान लिया। सबसे पहले u, फिर हमने v अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले कौन से टर्म कांस्टेंट है इनको हमने बाहर लिख दिया, यानी k और q। फिर सबसे पहले हमने कर दिया इसका स्क्वायर, किसका, v का स्क्वायर। v क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का जब आप स्क्वायर करोगे, v क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और हमें क्या करना है, सबसे पहले v का स्क्वायर, यानी इसका जब आप स्क्वायर करोगे ये जो 3/2 वाला जो 2 है ना, ये हट जाएगा। ये क्या लग रहा है आपको, ये आपको लग रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, फिर उसका क्यूब किया हुआ है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट वाला हट जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। बस यही आपको मिलेगा। तो
तो आपने सबसे पहले v का स्क्वायर तो यहाँ पर कर दिया है। सर ये तो क्यूब दिखाई दे रहा है, ये तो इसको पूरे को सोल्व करने पर आया है ना। सोल्व करना मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप इसको सोल्व करोगे v का स्क्वायर करोगे तो ये जो आपको 3/2 का ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और आपको मिलेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, v du बाई dx करना है। v कौन सी टर्म है, v सर नीचे वाले टर्म है, इसको आप एज इट इज लिख दो, इसको आप एज इट इज लिख दो बड़े ब्रैकेट के अंदर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। फिर हमें क्या करना है, du बाई dx, जो u वाली टर्म है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर आपको माइनस लगाना है, फिर आपको माइनस लगाना है, u को एज इट इज रहने दो, हमने रहने दिया x। v का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ये है v, कोई भी टर्म का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे जिसकी कुछ ना कुछ पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3/2 आगे आ गया है। फिर हमने ये टर्म लिखी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो टर्म होती है, ये जो इसकी पावर है, इसमें से एक हमें माइनस कर देना होता है, 3/2 माइनस 1, जो कि कितना बचेगा, सीधा 1/2 बचेगा। 3/2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। 3/2 माइनस 1 1/2। और साथ में हमें एक और काम करना होता है, इनका भी हमें डिफरेंशिएशन अलग अलग करना होता है। जब आप x के रिस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन करोगे आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसका हमने 0 लिखा। साथ में जब आप एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2x मिलेगा, 2x मिलेगा। 0 प्लस 2x करोगे तो कितना मिलेगा, 2x ही मिलेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने ये लिख दिया 2x, और यहां पर ये जो 2 है ये इस 2 से कट हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कट हो जाएगा। आपको क्या मिला, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, dE बाई dx इक्वल टू 0 इक्वल टू के क्यू कॉन्स्टेंट टर्म, के क्यू कॉन्स्टेंट टर्म है। साथ में अंदर ये है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो एज इट इज पड़ा था, डॉट 1 भी यही रहेगा, माइनस ये आपके पास बचा 3, साथ में x और एक x ये भी है, माइनस 3x का स्क्वायर, एक x ही है, एक x ही है, तो x का स्क्वायर हो गया, 3 पहले से पड़ा था, माइनस 3x स्क्वायर, और साथ में ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचा है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट टर्म नीचे भी तो है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, ये इधर 0 पड़ा है, इस टर्म को अगर मैं इसके 0 के इस तरफ भेज दूं, इक्वल टू के इस तरफ भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये के क्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट वाले पूरे टर्म के साथ। अगर मैं इसको 0 के इस तरफ भेज दूंगा, इक्वल टू के इस तरफ भेजूंगा, तो ये क्या करेगा, 0 के साथ में डिवाइड करेगा और ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस तरफ भेजने पर, इक्वल टू के इस तरफ भेजने पर ये के क्यू भी 0 बन जाएगा, और ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब है ये भी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपको यहां से मिलेगा 0 इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये इतने टर्म आपको मिली है, ये इतने टर्म आपको डिफरेंशिएशन के बाद में मिली है। अब हमें इसको पूरे को सोल्व करना है, हमें वैल्यू मिल जाएगी कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ये हमें वैल्यू यहां से मिल जाएगी। ये सब मैं मिटा रहा हूं, ये सब मैं मिटा रहा हूं। हाँ, मैक्सिमा की कंडीशन ये है कि डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें इसे सोल्व करना है, हम एक काम करें, इस टर्म को इस तरफ लेकर आ जाते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसमें से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम वो कॉमन लेते हैं। 0 इक्वल टू ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 3 नहीं है, 3/2 है, की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू ये 0 है। ठीक, अब इसमें से देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। ये यहाँ पर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहाँ पर 3/2 है, तो मैं एक काम करता हूँ, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1/2 को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना बचेगा, मेरे पास ये बचेगा 1, तो ये बना r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 क्यों बचा, बिकॉज 1/2 आगे आ गया, 3/2 में से 1/2 तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना, फिर 1 बचा, बिकॉज 1 और 1/2 को मिलाकर ही तो 3/2 बनेगा। हाँ सर, तो 1/2 को हमने कॉमन ले लिया इसकी पावर को, और मेरे पास बचा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ये इतने में से मैंने कॉमन ले लिया, माइनस 3x स्क्वायर, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2,
यहां पर तो कुछ भी नहीं बचा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखो मैं दो काम कर सकता हूं, या तो मैं इस टर्म को जीरो के इक्वल कर दूं, या फिर मैं इस टर्म को जीरो के इक्वल कर दूं कि मुझे ये जो पूरा सोल्व करने पर जीरो मिल जाए। तो मैं या तो इसको जीरो के इक्वल कर दूं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, इसको अगर मैं जीरो के इक्वल रख दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर दूं। इनमें से किसके चांसेस है कि कहां से मुझे आंसर मिल जाएगा, यहां से तो शायद ही मिले। यहां से एक काम करते हैं, ये आर स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 करने पर कितना होता है, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको इस तरफ भेजूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब 2 को इस तरफ भेजो और आप अंडर रूट ले लो, आपको मिलेगा r बाई रूट टू इक्वल टू एक्स। एक्स क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस r बाई रूट। ध्यान से देखो ना, हमने क्या किया, हमने आर स्क्वायर ये 2 को इसके नीचे भेज दिया, तो आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला। पूरे का हमने सबका अंडर रूट लिया, तो ये x का अंडर रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट x हो जाएगा, ये आर स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, r बाई रूट टू। और जब हम अंडर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस माइनस दोनों के अंदर आता है, तो ये हमें आंसर मिल गया प्लस माइनस r बाई रूट टू, प्लस माइनस r बाई रूट टू, यानी कि रेडियस डिवाइडेड बाई रूट टू। यहां पर कोई पोजीशन होगी x की, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर मिलेगा, r बाई रूट टू पोजिशन पर। ठीक है, समझ में आया, हाँ सर, ये तो वो जगह है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। अब ये तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा कितना, मैक्सिमम आएगा कितना बताता हूं, के क्यू। हमें वो जगह मिल गई ना, x की वो वैल्यू मिल गई जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। तो इस जगह मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं, हमें मिला r बाई रूट टू, यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर प्लस x की जगह हमने r बाई रूट टू लिखा, तो इसका हमने स्क्वायर किया, तो हमें मिल गया आर स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और हमने क्या किया, पावर 3/2 इसकी लिख दी। आगे सोल्व करो इसको, ये के क्यू आर बाई रूट टू, साथ में आर प्लस आर बाई आर प्लस आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू, जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर बाई टू। 3r स्क्वायर बाई टू का जब आप अंडर रूट लोगे तो ये आपको मिलेगा, पहली बात 3r स्क्वायर बाई टू मैंने लिखा, फिर इसका मैं पावर लिख दूंगा 3/2। आराम से एक एक स्टेप सोल्व करते हैं, आगे बढ़ जाऊंगा मैं, एक दो स्टेप स्किप कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सारे स्टेप समझते हुए चलते हैं। तो हमने लिखा E इक्वल टू के क्यू आर बाई रूट टू डिवाइडेड बाय। सबसे पहले एक काम करो, ये 3/2 है ना, तो पहले मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूं, बाद में मैं क्यूब कर दूंगा। तो जब मैं इस पूरे का अंडर रूट लूंगा तो ये मुझे मिलेगा √3, 3 का अंडर रूट √3 हो जाएगा, 2 का अंडर रूट √2 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। और फिर मुझे क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है। क्यूब करने पर क्या मिलेगा, के क्यू आर बाई रूट टू, साथ में इसका क्यूब करने पर √3 का क्यूब करने पर आ जाएगा 3√3, आर का क्यूब आर क्यूब डिवाइडेड बाय √2 का क्यूब 2√2 बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। और ये पूरी टर्म फिर किधर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, पूरी की पूरी टर्म किधर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, पूरी की पूरी टर्म अब ऊपर आ जाएगी। आगे सोल्व करते हैं, E इक्वल टू ई मैक्स लिखते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, के क्यू आर बाई रूट टू, साथ में 2√2 अब ऊपर आ चुका है, और इधर नीचे बचेगा 3√3 r क्यूब। ये जो क्यूब वाला एक r इस एक r से कट हो जाएगा, और ये √2 इस √2 को कट कर देगा, और हमें मिलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर 2 बचा, q बचा, और साथ में k बचा, 2k मिला, साथ में डिवाइडेड बाय में 3√3, एक r तो कट हो गया था ना इस r से, तो हमें मिला r का स्क्वायर। तो हमें मिला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय 3√3 r स्क्वायर, 2k डिवाइडेड बाय 3√3 r स्क्वायर, 2k डिवाइडेड बाय 3√3 r स्क्वायर। ये हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। और कौन सी पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, प्लस माइनस r बाई रूट टू। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला निकाला, फिर हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, और वो पोजीशन भी हमने पता कर ली, वो जगह भी हमने पता कर ली जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मैक्सिमम था। तीनों समझ में आ गए, हाँ सर तीनों समझ में आ गए। अब एक ग्राफ भी बना लेते हैं इनके लिए, एक छोटा सा ग्राफ भी बना लेते हैं इनके लिए। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेपरेशन के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वाई एक्सिस के अंदर शो कर रहा हूँ, सेपरेशन में इस एक्स एक्सिस के अंदर शो कर रहा हूँ। ठीक, यहां पर ये इस तरीके से करके अपनी रिंग है, ये इस तरीके से करके रिंग है, ये चार्ज्ड रिंग है, पूरी बनाते हैं रिंग, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ये रिंग का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, देख लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो दिखाई दे रही है। यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से करके क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और यही काम यहां पर होगा, इस तरीके से करके। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेपरेशन का कर्व, किसके लिए, एक चार्ज्ड रिंग के लिए। यहां पर ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस के अंदर r/√2 और माइनस के अंदर भी -r/√2, इस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस जगह पर मिलेगा, जो कि कितना होगा, 2kq डिवाइडेड बाय 3√3 r², r ये स्मॉल नहीं कैपिटल r होगा, r², ये हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और आप देख भी सकते हो इस मैक्सिमम जगह पर हमें जो क्या बोलते हैं जैसे स्लोप, वो स्लोप कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। स्लोप मतलब de डिवाइडेड बाय dx, वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी यही मैक्सिमम वाली कंडीशन है, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, इस जगह पर। आया समझ में, ये होता है इसका ग्राफ। सारी बातें समझ में आ गई, हाँ सर। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ऑसिलेशन का होता है, एसएचएम का क्वेश्चन, चार्ज रिंग के लिए। ये क्वेश्चन करते हैं और फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इसको मिटा देते हैं हम स्टार्टिंग से। ये हेडिंग यहाँ पर पड़ी पड़ी बोर हो रही है, तो इसको मिटाते हैं, मार्कर चेंज करते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक रिंग बना रखी है, ये मैंने यहाँ पर एक रिंग बना रखी है, जिसके ऊपर मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ये इस रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये रिंग का सेंटर O है, इससे इस रिंग से x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करना है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी एक्सिस पर प्रेजेंट किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k चार्ज q x डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2, की पावर 3/2। ये r क्या है, r ये रेडियस है। इसके अलावा ये चार्ज q है, ये चार्ज इस q, इस ये जो रिंग दे रखी है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका चार्ज है। ये होता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस पॉइंट P पर कोई -q चार्ज रख दूं, इस पॉइंट P पर कोई -q चार्ज रख दूंगा, ठीक है, तो इस -q चार्ज पर क्या होगा, सर ये जो आपके पास चार्ज रिंग है ना, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं कोई दूसरा चार्ज रखूंगा तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी तब पहली या फिर दूसरे मिनट में मैंने आपको ये बात बता दी थी, पहली या फिर दूसरे मिनट में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि कोई भी अगर मैं चार्ज पार्टिकल का रोकूंगा किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस दूसरे चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसके द्वारा जो चार्ज है, इसके चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दूसरे चार्ज पर क्या करेगा, एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। -q चार्ज है तो अपनी तरफ इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, अपनी तरफ इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। और ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा, एक तो इसका चार्ज लिखा और साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये भी लिख दिया, ठीक है। चलो इसके चार्ज को मैं थोड़ा अलग लेता हूं, Q0, ये चार्ज Q0 और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड E। फोर्स कितना हो जाएगा, हमने लिखा Q0 और E का क्या फॉर्मूला है, k qx बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा k q0 x डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। ये बनेगा फोर्स का फॉर्मूला, ये बनेगा फोर्स का फॉर्मूला। हाँ सर यहां तक तो समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये फोर्स इसके ऊपर इस तरफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी ये इस -q0 चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा और ये सिर्फ यहां तक जाकर नहीं रुकेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये खींचते खींचते इसके सेंटर तक चला जाएगा, यहां तक जाकर ये रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा, इस रिंग से आगे बाहर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन ये चार्ज कैसा है, -q,
फिर ये अपनी तरफ, ये जो रिंग है ये इस चार्ज पर अपनी तरफ फिर से अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगी, फिर से इधर लेकर आएगी। मतलब ये कि यहाँ पर ये रिंग है, यहाँ पर ये रिंग है, इस रिंग से दूर मान लो ये क्या है, माइनस क्यू नॉट चार्ज है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, ये रिंग इस माइनस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स लगाकर इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये माइनस क्यू नॉट चार्ज सिर्फ इस तक जाकर रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा ये माइनस क्यू नॉट चार्ज। अब क्योंकि ये चार्ज कैसा है, माइनस क्यू नॉट, तो इस बार इसके ऊपर ये जो अपने पास रिंग है ये क्या करेगी, फिर से अट्रैक्शन का फोर्स लगाकर इसको अपनी तरफ खींचने लगेगी। ये वापस इधर आएगा, ये चार्ज इधर आकर यहां तक आ गया, हाँ सर यहां तक आ गया, तो क्या होगा, फिर से ये जो रिंग है इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाकर इसको अपनी तरफ खींचेगी। मतलब ये जो आपको चार्ज दिखाई दे रहा है ये इस रिंग की वजह से, इसके अट्रैक्शन वाले फोर्स की वजह से कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, कंटिन्यूअसली ऑसिलेशन करेगा। और ये आप यहां से समझ भी सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये देखो ना, ये F इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में ये यहाँ पर एक्स भी है। ये देखो ना, ये आपको F दिखाई दे रहा है, ये साथ में आपको x वाले टर्म भी दिखाई दे रही है। मतलब ये जो फोर्स है ये इस डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और इसी की वजह से क्या कर रहा है, ये ऑसिलेशन कर रहा है। ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। इफ दिस separation is big, then minus q naught oscillates। यानी ये जो सेपरेशन अगर थोड़ा बड़ा है ना, तो क्या करेगा, ये माइनस क्यू नॉट चार्ज कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेगा। एक बार इस रिंग की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा इसे दूर जाएगा, तो ये रिंग वापस अपनी तरफ खींचेगी। ये इसकी तरफ आकर नहीं रुकेगा, फिर से आगे जाएगा, फिर से रिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरीके से क्या करता रहेगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से ऑसिलेशंस करता रहेगा। लेकिन अगर ये जो आपको सेपरेशन एक्स दिखाई दे रहा है ये एकदम स्मॉल है ये वाला सेपरेशन, तो मैं बोलूंगा कि अगर ये जो सेपरेशन है ये इस रेडियस से बहुत छोटा है, अगर ये सेपरेशन इस रेडियस से बहुत छोटा है, ये जो रेडियस है ये सेपरेशन से क्या है, बहुत बड़ी। ये जो सेपरेशन आपको बड़ा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में बड़ा ना होकर एकदम छोटा सा है, तो क्या करेगा, सो द माइनस क्यू परफॉर्म्स एसएचएम। और ये जब एसएचएम परफॉर्म करेगा, इसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, इसका एसएचएम का टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। ये सवाल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ कैसे करेंगे कैलकुलेट। मैंने आपको कंडीशन दे दिया, आर बहुत बड़ा है एक्स से, आर बहुत ही बड़ा है एक्स से, तो फिर क्या करेंगे सर, ऐसा भी क्या हो जाएगा, आर एक्स से बड़ा होने से, बताते हैं क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू जब आर एक्स से बहुत बड़ा है, जब मैं आर को ग्रेटर देन एक्स बोल दूंगा, तो जब मैं आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब आपस में ऐड करूंगा, एक तो आर पहले से बड़ा, दूसरा आर का स्क्वायर है, ये जब एक्स के साथ ऐड होगा तो एक्स के एडिशन का तो आर स्क्वायर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मैं एक्स को ऑलमोस्ट क्या बोल सकता हूं, जीरो बोल सकता हूं। एक्स को मैं ऑलमोस्ट जीरो बोल सकता हूं, एक्स को ऑलमोस्ट मैं जीरो बोल दूंगा, तो मुझे मिलेगा यहां से के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, ये आर का स्क्वायर है और ये 3/2 है, 2 इस 2 को कट कर देगा, हमें यहां पर मिलेगा आर का क्यूब, और साथ में एक ये एक्स तो है। इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या आपको F इक्वल टू के एक्स, फोर्स का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, उसकी तरह दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। F इक्वल टू के एक्स होता है, और यहां पर देखो x, ये भी x है, ये F है, ये F है, बस ये आपको k की जगह दिखाई दे रहा है, के क्यू नॉट बाई आर क्यूब, तो आपको मिला k इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर क्यूब। अच्छा, दोनों के दोनों k में फर्क है, ये तो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग नहीं, ये फोर्स कांस्टेंट है, ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। और आप ध्यान से देखो, जब भी एसएचएम होता है तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, T इक्वल टू 2 अंडर रूट मास m डिवाइडेड बाई फोर्स कांस्टेंट k, डिवाइडेड बाई कांस्टेंट k। तो आप यहां पर एक काम करो, T इक्वल टू 2 अंडर रूट m डिवाइडेड बाई, आप ये पूरी वैल्यू लिखो, आपने लिखा k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ये आर क्यूब लिखा, तो यहां पर ये डिवाइड होगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा इसका क्यूब, तो आपको मिल गया इस एसएचएम का टाइम पीरियड, जो कि कितना है 2 अंडर रूट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू नॉट। ये आपने यहां पर ये एक एसएचएम का क्वेश्चन भी एक चार्ज रिंग से रिलेटेड कर लिया। तो यहां पर इस लेक्चर के अंदर हमने चार्ज रिंग से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, पढ़ते रहो।